राष्ट्रपति ट्रंप और जेलेंस्की को जरा भी अंदाजा नहीं था कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन पर 3000 टैंकों से एक साथ हमला करवा सकते हैं। वॉर जोन से बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि यूक्रेन के 4 बड़े इलाकों पर जमीनी कब्जा करने के लिए अब रूस ने टैंकों की यह पूरी फौज उतार दी है। और हैरानी की बात तो यह है कि रूस ने सऊदी अरब में शांति वार्ता से महज 12 घंटे पहले ही यूक्रेन की राजधानी कीव से लेकर के ओडेसा तक 500 ड्रोन से हमले किए हैं। यूक्रेन के वॉर एक्सपर्ट्स ने तो अब साफ चेतावनी दे दी है कि अगर तुरंत रूसी हमले नहीं रोके गए तो फिर पुतिन पूरे यूक्रेन पर ही कब्जा कर सकते हैं। तीन 3000 टैंकों से रूसी हमला, धुआं धुआं यूक्रेन। सऊदी अरब के रियाद में चल रही अमेरिका, रूस और यूक्रेन की जिस शांति वार्ता पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई है, उस शांति वार्ता के नतीजे आने से पहले ही रूस और यूक्रेन दोनों ने एक दूसरे पर अचानक भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। रूस के हमलों से जुड़े ब्लॉगर्स का यहां तक दावा है कि इस वक्त रूस ने कम से कम 3000 टैंकों के साथ यूक्रेन के 4 बड़े इलाकों पर हमले शुरू कर दिए हैं। हम आपको दिखाएंगे कि आखिर क्यों यूक्रेन पर तूफानी हवाई हमले करने के साथ साथ रूसी सेना ने टैंक, तोप, बख्तरबंद लड़ाकू वाहन और पैदल सैनिकों के साथ भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि हारते, हाफते और मरती यूक्रेनी सेना ने रूस के बेलगरद पर हमला ऐसे वक्त क्यों किया है, जब सऊदी अरब में युद्ध विराम पर इतनी महत्वपूर्ण वार्ता चल रही है। हम आपको ये भी दिखाएंगे क्यों कुर्स्क में राष्ट्रपति पुतिन के सामने रूसी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल वालेरी गेरासिमोव ने डंके की चोट पर कह दिया है कि रूस अब 86% जंग जीत चुका है और यूक्रेन 14% जंग हार चुका है। यानी दोनों ही स्थिति में रूस की 100% जीत होने जा रही है। 4 इलाकों में तूफानी हमले, कुर्स्क बना यूक्रेन का कब्रिस्तान। हम आपको वॉर जोन से आ रही सबसे लेटेस्ट अपडेट दिखा रहे हैं। इस वक्त रूसी और यूक्रेनी सेना एक दूसरे पर बड़े हमले करने का दावा कर रहे हैं। रूस ने जहां यूक्रेन के ओडेसा, लुहांस्क, खेरसोन, ज़पोरोजिया, डोनेस्क, खार्किव और सुमे पर बेतहाशा हमले बढ़ा दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क इलाके से भागकर अब रूस के बेलगरद पर भयंकर हमले शुरू कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने ऐसा इसलिए किया है ताकि रूस को अपनी सैन्य ताकत को कुर्स्क की जगह बेलगरद में भेजना पड़े, क्योंकि इस वक्त कुर्स्क में यूक्रेन के 50,000 सैनिकों के साथ साथ नेटो के 30 बड़े अफसरों को रूसी सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है। जरा पश्चिमी रूस के कुर्स्क के इस इलाके को देखिए, जहां यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिका के तमाम हथियार जिनके दम पर यूक्रेनी सेना रूसी सेना पर जानलेवा हमले कर रही थी, उसे रूसी सेना ने तबाह और बर्बाद कर दिया। यूक्रेनी सेना जो सितंबर 2024 से फरवरी 2025 तक खुद को शिकारी समझ रही थी, वो यूक्रेनी सेना अब खुद शिकार हो रही है। पिछले 15 दिनों में ही 18,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि सैकड़ों की तादाद में यूक्रेनी टैंक, तोप, बख्तरबंद वाहन और हवित्जर तोप के चिथड़े रूसी सेना ने उड़ा दिए हैं। हालात ये हैं कि जो जेलेंस्की सोच रहे थे कि कुर्स्क इलाके पर कब्जा करके पुतिन को घुटनों पर ला देंगे, वो जेलेंस्की अब पुतिन के ऐसे फंदे में फंस चुके हैं जहां पर यूक्रेनी सेना के नरसंहार पर बड़ा खतरा पैदा हो गया है। हम आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं जब कुर्स्क में राष्ट्रपति पुतिन सैन्य वर्दी पहनकर अपने कमांडरों से मिले थे। 12 मार्च 2025 के इस वीडियो में उस वक्त राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कह दिया था कि कुर्स्क से बचकर एक भी यूक्रेनी और भाड़े के सैनिक और अफसर न जाने पाए। इस मीटिंग में उस वक्त राष्ट्रपति पुतिन के सामने मौजूद थे रूसी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल वालेरी गेरासिमोव, जिन्होंने जो दावे किए वो आपको भी हैरान कर देंगे।
रूस के चीफ कमांडर जनरल वालेरी गेरासिमोव ने कुर्स्क में यूक्रेनी सेना की तबाही और बर्बादी का ऐसा दावा किया है जिसे सुनकर एक बार तो राष्ट्रपति पुतिन भी हैरान रह गए। रूसी सेना के भयंकर हमलों में 67,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक और उनकी टॉप स्पेशल फोर्स का सफाया हो चुका है। दावा तो यहां तक किया गया है कि यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क का 1,300 वर्ग किलोमीटर इलाका 6 अगस्त 2024 के बाद से कब्जा कर लिया था। लेकिन रूस के तूफानी और खूनी हमलों के बाद रूस ने यूक्रेन से अपना 1,100 वर्ग किलोमीटर का इलाका आजाद करा लिया है, जो यूक्रेन की तरफ से कुल कब्जा किए गए इलाके का 86% है। यानी अब यूक्रेनी सेना कुर्स्क के सिर्फ 14% इलाके में फंस कर रह गई है। रूसी सेना के चीफ कमांडर जनरल वालेरी गेरासिमोव का यह भी दावा है कि कुर्स्क में लगभग 50,000 यूक्रेनी सैनिकों को रूसी सेना ने घेर लिया है। यहाँ तक कि यूक्रेन की कुर्स्क में मदद कर रहे नेटो देशों के 30 बड़े अफसरों को भी रूसी सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है। यानी रूसी सेना के हाथों इनकी मौत तय है अगर इन्होंने सरेंडर नहीं किया। Товарищ Верховный Главнокомандующий, подразделения группировки войск «Север» продолжают операцию по уничтожению противника на территории Курской области. Всего в ходе наступательных действий освобождено более 1100 квадратных километров территории, что составляет более 86% от площади, ранее занятой противником. पुतिन के सामने गिड़गिड़ाए ट्रंप, 20 अप्रैल तक युद्ध रोका। उधर दूसरी तरफ सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिका, रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच 30 दिन के युद्ध विराम पर चर्चा हुई है। अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को लगता है कि पुतिन 30 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव मान सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के मुंह से पुतिन की तारीफ सुनकर यूक्रेन और यूरोप के नेताओं को मिर्ची लग गई है। सभी को लग रहा है कि वार्ता पुतिन के एजेंडे के हिसाब से हो रही है। साथ ही ज़ेलेंस्की ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पुतिन वार्ता के साथ साथ यूक्रेन के नए इलाकों पर हमले तेज कर रहे हैं, जो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। Але про що б ми зараз не говорили з нашими партнерами, потрібно дотиснути Путіна до реального наказу припинити удари. Хто цю війну приніс, той і повинен її забрати. इधर रूसी सरकारी मीडिया के मुताबिक मॉस्को डेलीगेशन ने रियाद में ऐसा बयान दिया है जो साबित करता है कि रूस किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने दो टूक कहा है, जल्द समाधान की उम्मीदों को कम करके आंका जाए। बातचीत अभी शुरू ही हुई है और कठिन वार्ता और शांति के लिए लंबा सफर तय करना होगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने रूसी सरकारी टीवी से कहा, जल्द चमत्कार की उम्मीद बिल्कुल ना करें। उधर ब्लूमबर्ग ने सऊदी अरब के रियाद में चल रही शांति वार्ता पर छापी अपनी रिपोर्ट में दावा किया है। ट्रंप चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच ईस्टर से पहले यानी 20 अप्रैल तक वॉर रुक जाए, लेकिन 23 मार्च को ही रूस ने यूक्रेन पर 147 स्ट्राइक ड्रोन से हमला कर दिया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ट्रंप किस बिना पर अगले 25 दिन में 3 साल से जारी जंग रोक देंगे। Зараз, після минулої зустрічі в Саудівській Аравії у Джеді, абсолютно всім світі зрозуміло, що Росія єдина, хто затягує цю війну. Єдина, хто її сюди приніс і кому треба її продовжувати. Вже з 11 березня є пропозиція безумовного припинення вогню. І такі удари вже припинились. Але саме Росія продовжує все це. І ще кожної ночі і кожної доби завдає максимально цинічних ударів. Без тиску на Росію вони там і надалі в Москві будуть зневажати справжню дипломатію. यूक्रेन के 5वें हिस्से पर कब्जा, सऊदी अरब में तहलका।
इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से एक ऐसा सनसनीखेज दावा किया है जिसने यूक्रेन के होश फाख्ता कर दिए हैं। ISW के रिसर्च और दावों के मुताबिक पुतिन का रूस ट्रंप सरकार से युद्ध रोकने के एवज में यूक्रेन के उन शहरों पर पूरी तरह से कब्जा चाहता है जो अभी रूस के कब्जे में नहीं है। वॉशिंगटन डीसी में स्थित ISW थिंक टैंक ने नोट किया है कि इन क्षेत्रों में कई बड़े शहर हैं जिन पर रूसी सेना का वर्तमान में कब्जा नहीं है और जब्त करने की कोई संभावना नहीं है। बचे हुए 4 यूक्रेनी क्षेत्रों पर रूस के कब्जे में बड़े शहर शामिल होंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। जैसे खेरसोन सिटी, जहां लगभग 2,75,000 की आबादी है, उस पर रूस पूरा कब्जा चाहता है। इसी तरह से यूक्रेन क्रामाटोरस पर कब्जा चाहता है, जहां यूक्रेन के 1,47,000 नागरिक रहते हैं। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन के जापोरिजिया सिटी पर दावा ठोका है, जिसमें 7,06,000 यूक्रेनी नागरिक रहते हैं। ISW का अनुमान है कि यूक्रेन के कम से कम 10 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक रूस के गुलाम हो जाएंगे और यूक्रेन का एक बड़ा इलाका यूक्रेन हार जाएगा। Режим ставил целью создания в Курской области так называемого стратегического плацдарма для использования потом его в качестве разменной монеты в возможных переговорах с Россией. Кроме того, украинское руководство пыталось использовать вылазку на территорию Курской области, чтобы остановить продвижение наших группировок войск и оттянуть наши войска с Донбасса. Ну, данные замыслы противника полностью провалились. रूस से सीधी जंग का खतरा सबसे ज्यादा फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड और बाल्टिक और नार्डिक देश लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे को है। अगर अमेरिका की सैन्य ताकत के बिना इन नेटो और यूरोपीय देशों ने रूस से सीधी जंग की तो रूस इन्हें कुछ हफ्तों की जंग में ही तबाह कर डालेगा। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस अगर चौतरफा जंग से घिरा तो बहुत मुमकिन है कि रूस परमाणु जंग शुरू कर देगा। ऐसे हालात में रूस के सबसे एडवांस और एक्टिव रूस के 1600 परमाणु हथियार यूक्रेन सहित पूरे यूरोप का सर्वनाश कर देंगे। इसके अलावा रूस ने करीब 2800 परमाणु हथियारों का अलग भंडार तैयार कर रखा है, जिसे फिलहाल निष्क्रिय रखा गया है। ऐसे हालात में अमेरिका के समर्थन के बिना फ्रांस भी रूस का मुकाबला नहीं कर पाएगा। यूरोप में फ्रांस ही अकेला ऐसा देश है जिसके पास 290 परमाणु हथियार हैं, जबकि यूरोप से अलग ब्रिटेन के पास 225 परमाणु हथियार है। अगर फ्रांस और ब्रिटेन दोनों के परमाणु हथियारों को मिला दे तो उनके 515 परमाणु हथियार है, जो रूस की बेतहाशा परमाणु शक्ति के सामने ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। हम आपको बता दें, रूसी टेलीविजन पर ऐलान किया जा चुका है कि रूस की शैतान 2 थर्मोन्यूक्लियर मिसाइलें यूरोप को कुछ घंटों में ही भस्म कर देंगी। रूस की ये मिसाइलें जबरदस्त परमाणु क्षमता से लैस हैं। रूस तो पहले ही धमकी दे चुका है कि वो ब्रिटेन को पानी में डुबोकर खत्म कर देगा, जबकि पेरिस को सिर्फ 200 सेकंड में तबाह करने की धमकी दी है। परमाणु युद्ध होने की स्थिति में वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक विनाश तय है। इधर बेल्जियम में यूरोप को एटमी धमकी के बाद से राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकारों ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका नेटो से बाहर जा सकता है, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप ने दो टूक कहा कि रूस को यूरोपीय देश अलग थलग नहीं कर सकते हैं। यूरोप युद्ध के पागलपन से खुद को बचाए, वरना तबाह हो जाएगा। अब ऐसे हालातों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि रूस किसी भी कीमत पर ऐसी स्थिति नहीं आने देगा कि यूक्रेन 30 दिन के युद्ध विराम का फायदा उठा पाए। इजराइल ने एक बार फिर से पूरी ताकत से फाइटर ग्रुप्स पर अपने हमले शुरू कर दिए हैं। गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजराइल ने भीषण बमबारी की है। इजराइल के हवाई हमले में हमास के 3 टॉप कमांडर मारे गए, तो वहीं लेबनान के टायर शहर में भी एक बंदरगाह को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। उधर यमन के हूथी लड़ाकों पर अमेरिका का हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यूएस एयरफोर्स ने 10वें दिन भी भयानक हमले हूथियों को किए हैं, भारी नुकसान पहुंचाया है। इस बीच ईरान ने अब ट्रंप को युद्ध की धमकी देकर के सीक्रेट आइलैंड पर मिसाइल सिस्टम की तैनाती भी कर दी है।
लीडरशिप का सफाया। हिजबुल्लाह के सरगनाओं का चुन चुन कर खात्मा। ईरान के लड़ाके ग्रुप हूथी पर फाइनल प्रहार शुरू। के फाइटर ग्रुप्स को जड़ से मिटा देंगे ट्रंप। इजराइल के वॉर डॉक्ट्रिन से 52 देशों में हड़कंप। अमेरिका के जंगी जेट 10 दिनों से बारूदी तहलका मचा रहे हैं, जिनके टारगेट पर ईरान समर्थक लड़ाका ग्रुप हूथी है। जंगी जेटों का उड़न दस्ता 10 दिनों से यमन के चप्पे चप्पे को दहला रहा है। नॉन स्टॉप बमबारी जारी है। हूथी फाइटर्स के अड्डे, हथियार डिपो, मिसाइल हेडक्वार्टर, समुद्री हथियारों के गोदाम जल रहे हैं। बारूद बरसाने का ऑर्डर ट्रंप ने दे दिया है। युद्ध में जीत इजराइल की होगी, लेकिन हूथी की तबाही से तिल मिलाया ईरान है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब से हूथी लड़ाकों के खिलाफ एयर ऑपरेशन शुरू किया है, यमन में त्राहिमाम त्राहिमाम की आवाज सुनाई दे रही है। खामनेई की रॉकेट फोर्स कहीं जाने वाली हूथी आर्मी सिर उठाने की जुर्रत नहीं दिखा पा रही है। अमेरिका मारता जा रहा है, बमों से, लॉन्ग रेंज मिसाइलों से। सुपर पावर ने ऐलान कर दिया है कि हूथी के सफाये तक ये ऑपरेशन ऑन रहेगा। 15 मार्च से शुरू हुए अमेरिकी हमले में मुख्य निशाना जिन शहरों को बनाया गया है, ये सभी हूथी फाइटर्स के गढ़ कहे जाते हैं। यूएस एयरफोर्स ने राजधानी सना, सदा शहर, होदेदा और मारिब में हवाई हमले को अंजाम दिया है। ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज ने दावा किया है कि अमेरिकी हमले में हूथी के 53 कमांडर मारे जा चुके हैं। अमेरिका ने एयर स्ट्राइक में हूथी की रॉकेट फोर्स के टॉप कमांडर को मार डाला है। نقدم أيضا من جديد التحذير للأمريكي أن استمراره في عدوانه على بلدنا إسنادا منه للعدو الإسرائيلي إنما يدفع بنا إلى مواجهة تصعيده بخيارات تصعيدية إضافية. نحن نواجه الآن عدوانه بالاستهداف لحاملة طائراته، بالاستهداف لبوارجه وقطعه الحربية في البحر، ولكن حينما يستمر في عدوانه لدينا خيارات تصعيدية। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि हूथी ग्रुप अब नहीं बचने वाला। लड़ाका ग्रुप पर प्रेसिडेंट इसीलिए भड़के हुए हैं क्योंकि उनकी बार बार की वार्निंग को हूथी हल्के में ले रहा था। हूथी फाइटर्स ने हमास के समर्थन में इजराइल पर हमले बंद नहीं किए। हूथी लड़ाकों ने लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को मिसाइल से उड़ाया। हूथी लड़ाके यहीं नहीं रुके। अब्दुल मलिक हूथी की आर्मी ने अमेरिका के फाइटर ड्रोन का शिकार करके सारी लिमिट ही क्रॉस कर दी। सुपर पावर अब हूथी फाइटर्स से गिन गिन कर हिसाब ले रहा है। अमेरिका ने ये भी सिग्नल दे दिए हैं कि हूथियों के खिलाफ यूएस एयरफोर्स का सबसे विध्वंसक जंगी लड़ाका भी अब इस्तेमाल हो सकता है। अमेरिका ने इजराइल के साथ संयुक्त हवाई युद्ध अभ्यास किया है। इस वॉर रिहर्सल में यूएस एयरफोर्स के B-52 बम वर्षक विमान ने हिस्सा लिया है। इसके अलावा सैन्य अभ्यास में इजराइल के F-15I और F-35I जंगी जेटों ने भी हिस्सा लिया है। B-52 बॉमर ऐसा जंगी लड़ाका है जो अकेले दम से युद्ध का नतीजा तय कर सकता है। बम वर्षक को खासकर ईरान के अंडरग्राउंड हथियार गोदाम को तबाह करने के लिए युद्ध में उतारा जा सकता है। युद्ध का रुख तेजी से बदलता जा रहा है और इसीलिए नौबत किसी भी वक्त B-52 बम वर्षक से हमले की आ सकती है। एक तरफ अमेरिका जितनी ताकत और तेजी से हूथियों को पीट रहा है, इजराइल ने उतनी ही फोर्स हमास और हिजबुल्लाह को तबाह करने में झोंक दी है। इजराइल ने गाजा में भयानक हमले की शुरुआत कर दी। इजराइल आसमान से जितना बारूद बरसा रहा है, उतने ही जोरदार अंदाज में जमीन पर हमास लड़ाकों को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। इजराइल का मेन टारगेट हमास की लीडरशिप में बचे चेहरों को चुन चुन कर साफ करने का है, जिसमें नेतन्याहू आर्मी को अच्छी कामयाबी हासिल हो रही है। इजराइल ने दावा किया है कि हमास कमांडरों ने अस्पतालों और स्कूलों को वॉर हेडक्वार्टर बनाकर गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत की है, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है।
इजराइल ने खान यूनुस में हवाई हमला करके सबसे बड़े नासिर अस्पताल को खाक में मिला दिया है। इजराइल की बमबारी में नासिर अस्पताल की सर्जिकल बिल्डिंग ढह गई है। न्यूज एजेंसी शिहाब के मुताबिक इजराइल की एयर स्ट्राइक में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के इस्माइल बरहौम की मौत हो गई है। अस्पताल कंपाउंड में अटैक करने से इजराइल ने जानकारी दी है कि हमले में एक नहीं कई कमांडर मारे गए हैं, जिनमें गाजा ब्रिगेड का डिप्टी कमांडर अहमद सलमान हमास भी है। इसके अलावा सीजैया बटालियन के कमांडर जमीर ओमर को भी आईडीएफ ने ढेर करने का ऐलान कर दिया है। दक्षिणी गाजा में हमास के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफिस के हेड सालाह बारदाविल को भी मार गिराया गया है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि इजराइल के हमलों में अब तक 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। جراح رجال الذي قام الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه وتدمير تقريبا كل هذا القسم بصواريخ موجهة، وكأن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يخرج هذه المنظومة عن العمل ويدمر هذه المنظومة، لأنها تعتبر يعني النفس الأخير لأبناء شعب गाजा की तर्ज पर इजराइल हिजबुल्लाह के होश उड़ाने वाले हवाई हमले फिर से करने लगा है। ये लेबनान के टायर शहर में नेतन्याहू के बरसाए बमों के बाद की बर्बादी है। युद्ध विराम समझौते के बाद इजराइल ने अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक कर टायर सिटी को तबाह कर डाला है। इजराइल ने टायर सिटी में रिहायशी इमारत और बंदरगाहों पर बमबारी की है। नबातिये के टोलाइन में भी मिसाइल धमाके किए गए हैं। द यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक इजराइल ने नया वॉर डॉक्ट्रिन बना लिया है, जिसका मकसद ईरान समर्थक फाइटर ग्रुप का टोटल सफाया है। इजराइल के नए डॉक्ट्रिन में लड़ाका ग्रुप के हमलों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें पूरी तरह से कुचल देना मकसद तय हुआ है। यरूशलेम पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि इजराइल की नई युद्ध नीति किसी भी हमले के जवाब में पूरे ग्रुप के सफाए को तय करके युद्ध लड़ना चाहती है। इजराइल ने ऐलान किया है कि हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले का जवाब नसरल्लाह के उत्तराधिकारी नईम कासिम की मौत से लिया जाएगा। अब तक इजराइल की रणनीति हिजबुल्लाह के हमले का जवाब देने भर तक सीमित थी। हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक के बाद इजराइल हमले करता रहा। भारी तबाही मचाने के बाद इजराइल के हमले रुक जाते थे, मगर अब ऐसा नहीं होगा। नेतन्याहू आर्मी इसलिए लेबनान फ्रंट पर डटी हुई है। इजराइल के लड़ाकू विमान लेबनान में मंडरा रहे हैं, जबकि युद्ध समझौते में तय हुआ था कि फरवरी महीने में ही इजराइल लेबनान से बाहर निकल जाएगा। इजराइल डिफेंस फोर्स ने ऐलान कर दिया है कि सैन्य तैनाती अभी कई महीनों तक रहेगी। मतलब ये कि युद्ध विराम के बाद भी इजराइल ने हिजबुल्लाह को चारों तरफ से कुचलना जारी रखा है। अब तक हिजबुल्लाह के जिन लीडर ने सार्वजनिक मंच पर आने की जुर्रत दिखाई, वो मारा गया। इजराइल के आक्रामक रुख ने अब हिजबुल्लाह और हमास को वॉर प्लान बदलने पर मजबूर कर दिया है। हिजबुल्लाह फाइटर जहां खुद को महफूज रखने की तरकीब पर काम कर रहे हैं, वहीं हमास ने गुरिल्ला वॉर शुरू कर दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हमास लड़ाके अल दालिस की मौत के बाद गुरिल्ला वॉर शुरू किया गया। हमास लड़ाके बचे हुए लंबी दूरी के रॉकेटों को फिर से जमा कर रहे हैं। हमास ने नेतृत्व परिषद मॉडल बना लिया है। हमास की ताकत कम हुई है। हमास के पास हथियारों की भी कमी है। हमास को नए लड़ाके भी नहीं मिल रहे। लेकिन सभी फाइटर ग्रुप के बैकफुट पर जाने के बाद ईरान ने बड़ा एक्शन लिया है। खामनेई के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने खाड़ी में 3 ऐसी लोकेशन पर विस्फोटक मिसाइलें तैनात कर दी है, जिससे अमेरिका और इजराइल दहल गए हैं। ईरान ने दुश्मनों के लिए 600 किलोमीटर रेंज की बारूदी बाउंड्री खींच दी है। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के ग्रेटर टुम, लेजर टुम और अबू मूसा आइलैंड पर मिसाइलें तान दी है। होर्मुज की खाड़ी में मौजूद तीनों आइलैंड पर ईरान का साल 1971 से कंट्रोल है। दुनिया के लिए सबसे अहम शिपिंग रूट पर ईरान ने मिसाइलों की तैनाती करके मैसेज दे दिया है कि मिसाइल सिस्टम दुश्मन के ठिकानों, जहाजों और संपत्तियों को निशाना बना सकते हैं। रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर अली रेजा तांगसीरी ने डायरेक्ट धमकी देकर कहा कि शिपिंग रूट पर ईरान अभी और ताकत बढ़ाने वाला है। ما هیچ وقت شروع کننده برخورد به درگیری با این و اون نبودیم، اما اگر چنانچه کسی خباثت کنه و شروع کنه بدانه که سیلی‌های سختی
ईरान युद्ध की तैयारी में इजराइल से पीछे नहीं है। ईरान ने अमेरिका से टकराने के लिए भी ताकत जुटानी शुरू कर दी है। ईरान रूस से एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की डील फाइनल करने के मिशन में जुटा हुआ है। ईरान ने चीन से भी सैन्य समझौते कर लिए हैं और हाल ही में रूस और चीन ने ईरान के साथ मिलकर के युद्ध अभ्यास भी किया है। वॉर रिहर्सल के बाद अब बीजिंग में हुई बैठक में रूस चीन ने ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने की डिमांड भी रखी। 三国副外长成功举行了中国、伊朗、俄罗斯关于伊朗核问题的北京会晤，并发表了联合声明，这是朝着正确方向迈出的重要一步。我们还会同伊朗核问题的其他各方加强沟通，推动他们展示政治诚意，早日回归复谈。和平仍可争取，不能轻言放弃。单边制裁只会激化矛盾，对话谈判才是。 ईरान को अगर अकेले इजराइल से युद्ध करना पड़ा तो वो कमजोर नहीं दिखता। ईरान की मिसाइल पावर इजराइल पर भारी है। ईरान की सेना भी इजराइल से बड़ी है। ईरान की नेवल पावर भी नेतन्याहू के लिए थ्रेट है। मगर फर्क तब आ जाता है जब अमेरिका इस युद्ध में आ जाता है। सुपर पावर के इजराइल के साथ देने पर ईरान की कोई बिसात नहीं बचती। अमेरिका के आगे ईरान का युद्ध में कुछ दिन भी टिके रहना मुमकिन नहीं। जिन देशों से ईरान को युद्ध में मदद की उम्मीद है, उनकी कोई गारंटी भी नहीं। रूस खुद ही एक अंतहीन युद्ध में उलझा हुआ है। पुतिन हथियारों से जो मदद हो सकती थी